हेलो एवरीवन। तो अब यूसन अपनी गर्लफ्रेंड को उस पार्टी से बाहर लेकर आता है और एक फ्लोर पर उसे सिटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाने लगता है और फिर उसके बाद उसने उसे किस भी कर ली थी। शी गुआंग बहुत नर्वस हो रही थी और वो उससे बोलने लगता है कि अगर तुम अंदर के माहौल को लेकर परेशान हो तो तुम्हें इतना बता दूं कि कभी भी मेरा गोल रहा ही नहीं था और आज भी मैं बिजनेस को कंटिन्यू करने का ख्वाब कभी भी नहीं देख रहा। मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे संभालने हैं, जैसे ही वो संभल जाएंगे तो मैं ये बिजनेस की दुनिया छोड़कर वापस मेडिकल फील्ड में जाने वाला हूँ। मैं वहीं से ही बिलोंग करता हूँ और उधर ही जाकर रहूंगा। अब उसके बाद वो लोग अपने कोट वगैरह उठाते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर शहर का नजारा लेने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों काफी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ठंड बहुत थी तो यूसन शी गुआंग को अपने कोट में ही छुपा लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो क्यों ना मेरी प्लेस पर चले। मेरा अपार्टमेंट बहुत क्लोज है, नज़ारा बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन वो जगह बहुत वार्म है। यहाँ पर उसकी इतनी बड़ी सी स्टडी देखती है तो हैरान रह जाती है और वहाँ पे उसने उसके बचपन की फोटोज भी देखी थी। अब यहाँ पर यूसन अपने बचपन को याद करने लगता है, बताता है कि ये अपार्टमेंट मेरे मॉम और डैड ने बहुत शौक से अपने लिए बनवाया था, इसे खुद ही अपने हाथों से रेनोवेट भी कराया था। लेकिन फिर उसके बाद मेरे डैड को यहाँ जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया कि ठहर सके, उनकी डेथ हो गई थी। मेरी मॉम अब्रॉड चली गई और मैं अपने दादा दादी के साथ रहने लग गया। बहुत बड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, पर हर जगह से मुझे यहाँ पर अपने डैड की यादें आती हैं। मैं हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था और जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस के डिपार्टमेंट में अप्लाई करूंगा। लेकिन उसी टाइम पर मेरे डैड की सारी कहानी के बारे में मुझे किसी ने बताया, जिस तरह से उनका एंड इतना बुरा हुआ था। और फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की भी यही विश थी कि मैं एक सक्सेसफुल सर्जन बनूं, इसलिए मैंने एंड टाइम पर फैसला बदल दिया और मेडिकल स्कूल में अप्लाई कर दिया। और उसके बाद मेरा टैलेंट भी उसी फील्ड में था। मैंने बहुत सक्सेस हासिल की। मैं ज्यादातर अपनी स्टडीज में ही खोया रहता था और शेंग फैमिली में तो मैं बहुत ही कम आता था। दादा दादी की डेथ के बाद भी जब कभी छुट्टियों में भी वहां जाया करता था तो बहुत लोनली फील करता था, बस एक कमरे में बैठा रहता था। ये आज जो लोग तुम देख रही थी पार्टी में, ये सब मेरे साथ बिलोंग ही नहीं करते। मेरे और उनके बीच बहुत फासला है दिलों को लेकर। अब ये सारा कुछ खत्म करके मैं वापस मेडिसिन की फील्ड में जाऊंगा। मुझे एक दो बहुत अच्छे ऑफर्स आए हैं और वो है ह्यूमन और ब्रेन के इंटरफेस पर रिसर्च है। या तो मैं रिसर्च करूंगा या फिर इनोवेशन की फील्ड में काम करूंगा, लेकिन जो भी है मैंने मेडिसिन को नहीं छोड़ना। शी गुआंग तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहां से वापसी के रास्ते पर सारे रास्ते वो बहुत खुशी खुशी से यही कहे जा रही थी कि सच में मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड एक डॉक्टर होगा, इससे कूल और क्या हो सकता है। बिजनेस टाइकून मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं और सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ और तुम्हें डॉक्टर देखकर मुझे बहुत कूल फील होगा। जबकि दूसरी तरफ हमें नाना जी को दिखाते हैं, उन्होंने पहले तो अपने हायर को अनाउंस करना था, सबको यही एक्सपेक्ट था, लेकिन एंड टाइम पर नाना जी ने किसी का भी नाम नहीं लिया था और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे बोकाए को और उसकी वाइफ को बुलाकर बहुत डांटा भी था। उन्होंने कहा था कि तुमने शिंगजी की कैसी तरबियत की है। सारे लोगों के सामने उसने यूसन की इंसल्ट नहीं की, बल्कि तुम दोनों की तरबियत की इंसल्ट की है। अब नेक्स्ट डे वो दोनों एक दफा डेट पर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूसन को तुरंत ही कॉल आती है अपने नाना जी की तरफ से और उसे अर्जेंटली वहां पर जाना था। वो शी गुआंग से सॉरी करता है कि मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें ज्वाइन करूंगा, लेकिन जाने से पहले उसे बाय बाय किस करता है और फिर उससे कहने लगता है कि अब जैसा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो हमें इस चीज को अपनी हैबिट नहीं बना लेना चाहिए। और बस शी गुआंग शर्मा कर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद यूसन जाता है अपने नाना जी की तरफ। नाना जी उससे काफी शर्मिंदा थे और उसे कहने लगते हैं कि पहले ही तुम्हारी माँ का बहुत बोझ है मुझ पर, और फिर कल जो शिंग जी ने किया मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। मैंने उसकी खूब क्लास लगाई है और उसे वार्निंग दे दी है। हाँ, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद आई है, मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर बहुत खुश हूँ। एक्चुअली नाना जी के काफी सारे बिजनेसेस थे और उनमें से जो बिजनेस इस वक्त यूसन रन कर रहा था वो कहने लगते हैं कि इसके सारे शेयर्स मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो शॉक्ड रह जाता है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज थी। वो कहता है नाना जी मुझे पहले अपनी मॉम से पूछना होगा, लेकिन वो उसे डांट कर कहते हैं कि वो बड़ी है या फिर मैं, बस फैसला हो चुका। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं लॉयर को कहकर लीगल पेपर्स प्रिपेयर करो, मेरे हिस्से के शेयर मैं इसके नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऑल्दो यूसन का कहना था कि मैं मेडिसिन की फील्ड में वापस जा रहा हूँ, लेकिन नाना जी कहते हैं कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो तुम्हारे नाम करने ही करने हैं, बेशक तुम किसी को बेच दो, तुम्हारी मर्जी, या फिर अपनी वाइफ को दे देना, वो बिजनेस की टेक केयर करती रहेगी, तुम मेडिसिन में फिरना, आई डोंट केयर। लेकिन इस सबसे बहुत फर्क पड़ता था किसी को और वो थे अंकल बोकाए। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सबसे पहले तो मिस्टर नी को कॉल करते हैं।
वो उससे कह रहे थे। वो उनको बताते हैं कि किस तरह से तुम्हारी बेटी कल पार्टी में अपीयर हुई है, मेरे भांजे की गर्लफ्रेंड है, सारी लाइमलाइट तो उसी ने ही छीन ली। दोनों हाथ में हाथ पकड़कर घूम रहे थे, हर कोई उन्हीं को ही देख रहा था और हमारी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता था, बल्कि मेरे डैड ने यूसन के नाम पर अपने हिस्से के शेयर्स भी ट्रांसफर करने का फैसला कर दिया है। तो मेरे साथ हो तो अब तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। उसी कंपनी में मिस्टर नी के भी 49% शेयर्स थे। वो चाहते तो ये सारा कुछ होल्ड कर सकते थे। कंपनी की लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह की थी, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे नाना जी अपने नाम के शेयर्स उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारा चैलेंज है, ये करके दिखाओ। एक्चुअली वैसे तो मिस्टर नी ने भी उस पार्टी में जाना था, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। अब यहाँ पर आंटी चियान उसके पास आती है, उसकी सेवा करती है, उसके नखरे उठाती है और फिर उसके बाद बाहर जाकर अपनी बेटी के साथ खूब बोलती है कि बुढ़ा जैसे बूढ़ा होता जा रहा है, ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है, इसको बर्दाश्त कर करके मैं थक गई हूँ। लेकिन क्या करूँ, पैसे के लिए इसी पे डिपेंड करते हैं ना, तो इसकी जूतियां तो सीधी करनी ही पड़ेंगी। उनकी यही विश थी कि किसी तरह से उनकी बेटी संभल जाए, ताकि यहाँ से निकलकर खुद को खुद ही संभाल सके। यही बात नियान भी काफी अर्से से फील कर रही थी। वो अक्सर लोगों से मिलती थी, इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा लगाना चाहती थी, और यहाँ पर भी उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो उसे अर्ज कर रहे थे एक जगह पर एक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, और वो फैसला करती है कि वो कुछ लाख लगा कर देखेगी। जबकि उधर शी गुआंग को दिखाते हैं। जो लोग भी जानते थे कि वो यूसन की गर्लफ्रेंड है, तो वो इधर उधर बात फैला दिया करते थे। आज एक कॉन्ट्रैक्टर भी उनकी कंपनी में आया था और इस बात को लेकर काफी गुस्से में था कि शी गुआंग उनके साथ इतनी बार्गेनिंग कर रही है, और फिर उसे यही लग रहा था कि वो जीएम की गर्लफ्रेंड है ना, इसीलिए इतनी जल्दी इस पोस्ट पर पहुंच गई है, और शायद वो उसे इस कंपनी में भी अपनी सिफारिश से ही लेकर आया होगा। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि ये तो यहाँ की 49% शेयर्स की मालिकन है। अब यूसन शी गुआंग को अपने साथ एक जगह पर बुलाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स के साथ उसकी कमिटमेंट थी तो वो इनकार कर देती है। तो वो बोलने लगता है क्या वो इनको भी आउटिंग पर लेकर जाता हूँ, हम कहीं इकट्ठे कुछ अच्छा खाते हैं, और वो भी खुश हो जाती हैं। अब शी गुआंग जिस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक सेरेमनी हो रही थी, और मजे की बात है कि वहां पर उसकी आंटी और मॉम भी उसे सरप्राइज देने के लिए आई हुई थी। वो लोग भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर चुके थे। शी गुआंग की फ्रेंड जिंजी पूछती है कि दोनों लेडीज कितनी रिमार्केबल हैं, लेकिन शी गुआंग ने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी हुई थी। वो ये नहीं बता सकती थी कि ये मेरी मॉम और मेरी आंटी है। अब तो वो वहां पर नॉर्मली वर्कर्स की तरह से काम कर रही थी, लेकिन आंटी जानबूझकर एक शरारत करती है और कहती है कि हम लोग प्लांट का विजिट करना चाहते हैं, आप लोगों को क्यों बॉदर करें। यूसन, क्या तुम उस लड़की को हमारे साथ भेज सकते हो, हमें विजिट करा दे। और बस इसी बहाने से वो लोग उन दोनों को अपने साथ लिए वहां से जाने लगते हैं। प्लांट का विजिट करने के बाद उन्होंने इकट्ठे एक जगह डिनर के लिए भी जाना था। यहाँ पर एक सीनियर मिस्टर जैंग भी थे, और वो लोग जब इकट्ठे बैठे हुए थे तो यूसन को एक कॉल आती है, और मिस्टर जैंग के मुंह से निकल जाता है कि कॉल उसी बारे में होगी ना जो तुम्हारे नाम पर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। मुझे पता है एक रुकावट आ चुकी है। और शी गुआंग की मम्मी को ये बात सुनते ही समझ आ जाती है। वो भी बिजनेस वर्ड से बहुत अच्छे से फेमिलियर थी, उन्हें समझ आ गई थी कि मिस्टर नी ने ये रुकावट डाली है। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक नाना जी के शेयर्स यूसन के नाम पर ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं हो सकते। शी गुआंग बहुत शर्मिंदा होती है और यूसन से कहने लगती है कि डैड को सारी रियलिटी भी पता चल गई है कि तुम बुरे नहीं हो, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर यूसन उससे कहने लगता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, ये सारी छोटी बातें हैं और जिंदगी में इस तरह की रुकावटें आती रहती हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। अब वो वहां से जाने लगती है और जाते जाते उसे खुश करने के लिए बाय बाय किस भी करती है। यूसन तो बस उसे देख देख कर खुश हो रहा था, वो बहुत क्यूट थी। अब मिस जांग जो कि शी गुआंग की मम्मी है, वो मिस्टर नी से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम्हें पता ही है मैं क्यों बात करने के लिए आई हूँ, तुम यूसन के नाम पर शेयर्स ट्रांसफर क्यों नहीं होने दे रहे। और मिस्टर नी को भी गुस्सा था, वो कहने लगते हैं कि मेरी बेटी किसे डेट कर रही है, उसे मेरी इजाजत तो दूर की बात मुझे बताना भी सही नहीं समझा। उस पार्टी में चली गई, दूसरे लोगों ने मुझे आकर बताया कि आपकी बेटी किसकी गर्लफ्रेंड है। मॉम कहती है क्या आप इस बात की सजा अपनी बेटी को दोगे, क्या करना चाहते हो आखिर तुम। लेकिन डैड कहने लगते कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपना फायदा इसी चीज में नजर आ रहा है कि अगर यूसन को शेयर ट्रांसफर हो गए तो वो कंपनी बेचेगा नहीं, और मुझे बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, और मैं मिस्टर शेंग को, मिस्टर चेयरमैन को राजी करना चाहता हूँ कि वो अपने हिस्से के शेयर्स भी शामिल करें और हम दोनों वो कंपनी किसी और को बेच दें। उसकी मॉम कहने लगती कि तुम कितने स्वार्थी हो, तुम्हारी बेटी इस कंपनी में बहुत मेहनत से काम कर रही है और तुम करीब का सोच रहे हो, फार विजन में वो कंपनी बहुत अच्छी रन करने वाली है। लेकिन मिस्टर नी का कहना था कि मैं इस फील्ड में बिजनेस करना ही नहीं चाहता, बात खत्म।
अब मॉम उसे एक ऑफर देती है और कहती है कि जो भी तुम्हारे शेयर्स वहां पर हैं तुम मुझे बेच दो। मार्केट वैल्यू पर मैं तुम्हें मार्केट प्राइस के बराबर मैं तुम्हें मार्केट प्राइस के बराबर मैं तुम्हें वैल्यू दूंगी। लेकिन डैड बहुत ही मीन थे। मिस्टर नी कहने लगते हैं कि अगर ऐसा ही है तुम बेटी के सामने ये दिखाओगी कि तुम बहुत महान हो और मैं एकदम सेल्फिश हूँ। अगर ऐसा करना भी है तो इसकी कोई ना कोई कीमत तो जरूर होगी। मैं तुम्हें शेयर्स बेचूंगा नहीं, पैसा मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत है। मैं तुम्हें शेयर्स किसी और शेयर्स के बदले में दूंगा और वो है इस चैंग युआन कंपनी में तुम्हारे शेयर्स। अब ये सुनते ही मॉम को बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली मॉम ने डैड के साथ मिलकर ही ये कंपनी स्टैब्लिश की थी, वो इसकी फाउंडर थी और वो उन्हें इसी कंपनी से अलग करना चाहते थे। ऑफ कोर्स उनको दुख तो होगा। वो तुरंत ही इनकार करती हुई वहां से चली जाती हैं, लेकिन फिर रास्ते में सोचने लगती हैं अपनी बेटी की खुशी के बारे में। अब वो कॉल करती हैं और शी गुआंग से ये सारा कुछ शेयर करती हैं। शी गुआंग कहने लगती है कि मॉम प्लीज आप ना मानना, मुझे पता है कि आपको उस कंपनी के शेयर्स कितने प्यारे हैं, आपने अपने हाथों से उस कंपनी को बड़ा किया है। और जहां तक यूसन की बात है वो तो वैसे भी बिजनेस करना ही नहीं चाहता। मैं आपके पास आकर सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।